गुड इवनिंग भैया। Good evening, Arshit. First of all, let me tell you one thing. From today, as I told you, कि we will start with our preparatory series. ये आपकी final preparation है. अब preparatory series का जो आपका setup होगा वो कैसा होगा? फर्स्ट पेपर मैं भी आपका स्टार्ट करवा रहा हूँ. जैसे जैसे पेपर स्टार्ट होता जाएगा ये पेपर्स आपको आपके जो ग्रुप है उसमें शेयर किए जाएंगे. प्लस मैं पॉसिबली मैं ट्राई करूँगा कि जो फ़ोन है आपका, जो आपकी ऐप है, और पर्टिकुलर जो ऐसे आपका अकाउंट्स का बैच है तो अकाउंट्स के बैच में मैं अपलोड कर दूँ. पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पीसी या अपने लैपटॉप से पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक वाइड व्यू दिखाई दे जाता है. तो कीप दैट इन माइंड, क्योंकि अगर मैं ऐप में अपलोड करता हूँ तो आप सिर्फ फ़ोन से ही पेपर सॉल्व कर सकते हो. यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट. तो आइडियल पे क्या रहता है कि आप बैच में अपना पीडीएफ ओपन करो और पूरा स्पेस ज़्यादा होता है तो आप उसको प्रॉपर वे में आप देख भी सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो. पेपर्स विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे. पहले पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, फिर आपका सॉल्यूशन होगा. ठीक है. तो अब आपकी जो प्रिपरेटरी सीरीज की क्लासेस होंगी उसमें आपको पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, और साथ में जो आपकी क्लासेस होंगी वो आपकी चैप्टर वाइज रिविजन की वो अलग से चलती रहेगी. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? जैसे आज आपकी मैं प्रिपरेटरी सीरीज की क्लास लूँगा तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो चैप्टर वाइज कंसेप्ट की होगी. फिर नेक्स्ट क्लास प्रिपरेटरी सीरीज की होगी, फिर चैप्टर वाइज कंसेप्ट की. इस तरह से आपका एक ऑर्डर मेंटेन रहेगा कि चैप्टर्स के कंसेप्ट भी साथ साथ में होते रहेंगे और आपका पेपर्स के थ्रू पूरे जितने भी आपका सिलेबस है उसका एक रिवीजन होता रहेगा. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपका फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ. दिस इज और फर्स्ट पेपर. दिस इज न्यू फॉर्मेट है सबके लिए. देखो फर्स्ट पेपर क्या है आपका, 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका. पेपर आपका 2020 और 21 का जो न्यू फॉर्मेट है, न्यू सिलेबस पर ही है सारे. वही 80 मार्क्स का पेपर, 3 आवर्स का. ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. मार्क्स आर गिवन अलोंग विद ईच क्वेश्चन. देयर इज नो ओवरऑल चॉइस. हाउएवर इंटरनल चॉइस इज गिवन इन सम क्वेश्चंस. ये डिपेंड करता है कि हर स्कूल वाले किस तरह से आपको चॉइस देते हैं. सेक्शन ए, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. मैंने कितनी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग आपको बताई थी? एनीबॉडी? यस हर्षित? भैया 3. भैया 3. कौन कौन सी थी वो? फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट. तो आप बताओ इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? डी एनीबॉडी? डी 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 डी. बी, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ आंसर. आंसर का मतलब स्टैटिस्टिक्स इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. यस. क्वेश्चन इज, भाई एक नोटबुक और पेन हाथ में ले लो सारे. इफ यू वांट मी टू वेट आई विल वेट. एक नोटबुक और पेन हाथ में एक ले मिनट. लो. ठीक है. और साथ में क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होता रहेगा, करते जाओ और डाउट्स देते जाओ. यस मुस्कान? सर आंसर सेकंड क्वेश्चन का यस. क्या आएगा आंसर? बताऊं? क्या आएगा? एक भी सबको करने दो फिर मैं. 5000. कैसे आएगा मुस्कान? सर क्योंकि उसने मशीनरी 40,000 की उसको पड़ी थी और उसने सोल्ड 45,000 में करी थी तो उसको प्रॉफिट गेन 5,000 हुआ. चलो देख लेते हैं. राम स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी विद ₹5 लाख एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट. राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसकी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये तो कैपिटल है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल. ऑफ विच ही पेड 1 लाख फॉर फर्नीचर. ऑफ विच ही पेड 1 लाख फॉर फर्नीचर. तो फर्नीचर कितने का हुआ? 1 लाख का. 2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम. ओके. तो स्टेशनरी आइटम होगी आपकी 2 लाख की. A part of machinery which cost 40,000 was sold for 45,000. What is the gain here? Which 40,000 की मशीन थी, आपने 45 की बेची. ऑब्वियसली जो आपको प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 5,000. तो गेन तो यहाँ पर, बाकी तो कहीं भी गेन की कोई बात ही नहीं होगी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट विच इज इनकर टू एक्वायर और इम्प्रूव द फिक्स्ड एसेट इज नोन एज. जैसे आपकी एक मशीन है, अब मशीन को इम्प्रूव करने के लिए आपने उस पर खर्चा किया है. तो आपसे पूछा जा रहा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? जो छोटे लेवल के खर्चे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं. जैसे बिजनेस में सैलरी पे करना, रेंट पे करना, सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं. ऐसे रिवेन्यू रिसिप्ट, आप गुड्स को सेल करते हो, गुड्स को सेल करके जो पैसा आता है रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये तो आपका बिजनेस है, रोज का काम है, ये रेगुलर बेसिस पर रिसिप्ट आएंगी.
कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कभी कभार होते हैं और बड़े लेवल के खर्चे होते हैं, जैसे हम मशीन पर खर्चा करते हैं, मशीन की इंस्टॉलेशन पे खर्चा होता है। और कैपिटल रिसिप्ट वो होता है जो कभी कभार रिसिप्ट होती है बिजनेस में, जैसे कि आपने अपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया, वो कैपिटल रिसिप्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी मशीन की रिपेयर करवाई है, नहीं मशीन को इम्प्रूव करने के लिए उस पर खर्चा किया, फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा किया है, तो वो कौन सा खर्चा हुआ? सी सी ओके, या सी कैपिटल। क्योंकि आप देखो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसका रीजन मैंने आपको क्या बताया, यस मुस्कान, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है ये रोज रोज नहीं होता है, वैसे देखोगे तो वैसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने कहा रिवेन्यू जो रेगुलर नेचर के खर्चे होते हैं, हर महीने सैलरी देना, हर महीने रेंट पे करना या रॉ मटेरियल परचेज करना, समझ आ गया? तो ये क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का आपका खर्चा। अभी तक जो आपने 3 क्वेश्चंस किए हैं, फर्स्ट का आंसर क्या है आपका? स्टैटिस्टिक्स। यू कैन सी दैट फर्स्ट का आंसर क्या आया था आपका? स्टैटिस्टिक्स। सेकंड का 5000, थर्ड का कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, फोर्थ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब जो पर्सनल यूज के लिए आप यूज करते हो। विड्रॉइंग मनी फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय, ये तो ड्राइंग नहीं है, जैसे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और वो पैसा निकाल के वो आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, तो बिजनेस में यूज हो रहा है। विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर, ये भी बिजनेस में यूज हो गया पैसा, ये भी ड्राइंग नहीं है। विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर प्राइवेट, जब प्राइवेट वर्ड आ गया ये आपका ड्राइंग है, जब प्राइवेट वर्ड आ गया ये आपका ड्राइंग है। यस, ऑल स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर ये होगा, चैट बॉक्स पे करना है हमें? हाँ जी, भैया चैट बॉक्स में हमें आंसर देना है? चैट बॉक्स से मैं आपको बीच बीच से पूछता रहूंगा, आप अपने आंसर चैट बॉक्स पर भी डिस्प्ले करते रहो, ठीक है? ठीक है। ओनली सी इज करेक्ट। तो देखो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से ये भी चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ऑप्शंस ये थी आपकी, पर इन ऑप्शंस को लेके भी आगे ऑप्शंस हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सी किया हुआ था, सी तो है आपका, लेकिन देखो बहुत ध्यान से, ये न्यू फॉर्मेट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना आप। ऑप्शन के बाद इनकी भी ऑप्शंस बना दी गई हैं। ऑप्शन ए क्या लगता है आपको, सिर्फ सी करेक्ट है या बी करेक्ट है? डी, तो आपका आंसर होगा ए। समझ में आ रहा है? तो बहुत ध्यान से, इसलिए मैंने आपको कहा अगर आप कि जो न्यू फॉर्मेट है इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस की जो, देखो जितने ज़्यादा पेपर हम सोल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर हो जाओगे, क्योंकि फॉर्मेट न्यू है, आपके लिए भी न्यू है, मेरे लिए भी न्यू है। तो जब भी एक नया फॉर्मेट आता है उसको टैकल करने का बेस्ट वे क्या होता है? प्रैक्टिस एज मच एज पेपर यू कैन। जितने ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस कर सकते हो वो करो, और जितने ज़्यादा कंसेप्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट? यस, रेज योर हैंड। भैया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, यस डी। कैश इन हैंड कौन सा एसेट होता है? इफ कैश इन हैंड इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, तो कौन सा एसेट होता है कैश इन हैंड? भैया रनिंग रनिंग का मतलब करंट एसेट, करंट एक्सेट। हाँ। वो भी इमीडिएटली आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट? कैश इन हैंड। ये तो ऑलरेडी देखो, अगर किसी एसेट्स का आप नेम, अगर किसी एसेट्स का आप उसके नाम से लेते हो, जैसे फर्नीचर अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, लेकिन जिसका काम फर्नीचर का उसके लिए गुड्स है, वो इसको फर्नीचर नहीं कहेगा, वो कहेगा गुड्स है मेरी। बिल्डिंग अगर मैं कह रहा हूँ तो मेरे लिए फिक्स, क्योंकि अगर किसी एसेट्स का नाम आप लेके आगे आ रहे हो तो वो आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स है, ये इसकी एक पहचान होती है। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर इज, भैया आपका कंप्यूटर वाला चैप्टर है इसका। यस, एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर इज कीबोर्ड। अब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो वो भी दिखा देता हूँ। देखो कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है? इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो हार्डवेयर का मतलब जो कंप्यूटर के पार्ट्स होता है उसको हार्डवेयर कहा जाता है। तो इसमें जो भी चीज़ें, जैसे कंप्यूटर का माउस होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे के सारे। तो बेसिकली आपने यहाँ से क्या सीखा कि हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होता है वो हार्डवेयर का पार्ट होता है। तो अगर कोई भी ऐसा पार्ट अगर क्वेश्चन में गिवन है जो कंप्यूटर का पार्ट होता है वो हार्डवेयर का हिस्सा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ये तो अभी चल भी रहा है आपका। इफ द ओनर्स इक्विटी इज 20,000, क्रेडिटर इक्विटी इज 40,000, व्हाट विल बी द एसेट्स ऑफ द फर्म? यस, जल्दी बताओ।
मैंने आपको सर फॉर्मूला 60,000 60,000 मैंने फॉर्मूला बताया था। टोटल assets equals to owner's equity plus creditor's equity. टोटल एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी कौन सी होती है और क्रेडिटर्स इक्विटी कौन सी होती है, कोई बताएगा? मैंने प्रीवियस क्लास में भी ये मैं बता भैया सर ओनर्स इक्विटी ओनर्स 20,000 क्रेडिटर्स इक्विटी 40,000. होता क्या है, कंसेप्ट क्या है? यस हर्षित। भैया ओनर्स इक्विटी तो कैपिटल हो गया हमारा। ऑनर्स इक्विटी कैपिटल, तो ये भी कैपिटल है। यस एनीबॉडी? ऑनर्स और क्रेडिटर इक्विटी में फर्क क्या होता है? ऑनर्स इक्विटी जो आपका खुद का पैसा आउट ऑफ योर पॉकेट जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो वो ऑनर्स इक्विटी है। तो टोटल मिला के सारा ही आपका वो, राइट। और दूसरा क्रेडिटर इक्विटी जो आप बाहर से लायबिलिटी लेते हो। हाँ, अगर बिल्कुल वैसे जाओगे, बिल्कुल अगर इन डेप्थ जाओगे तो हर्षित आप ठीक कह रहे हो कि कैपिटल होती है। वाई सो? बिकॉज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स आपका हो गया 60,000, इसमें से आपने क्रेडिटर पे कितना लिया हुआ है 40,000, तो जो कैपिटल हो गया वो आपका ऑनर सिक्योरिटी है। इन दैट रिगार्ड योर आंसर फॉर्मूले के हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। पर मैं कंसेप्चुअली बता रहा था, कंसेप्चुअली ऑनर सिक्योरिटी का जो आउट ऑफ पॉकेट हम पैसा इन्वेस्ट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। यस, in spite of so many qualities computers suffer from the following limitation except। बहुत सारी भाई हर चीज की देखो एक लिमिटेशन तो है। आपसे पूछा गया कंप्यूटर की क्या लिमिटेशंस होती है? लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, हाई आईक्यू, लैक ऑफ कॉमन सेंस या लैक ऑफ फीलिंग। कंप्यूटर में D. सारी लिमिटेशन था, इसमें से कौन सी ऐसी लिमिटेशन है जो कंप्यूटर की लिमिटेशन नहीं है? कंप्यूटर डिसीजन भैया वो मेकिंग ह्यूमन D. फीलिंग्स नहीं कर सकता। Lack of नहीं ले feelings. सकता। कंप्यूटर कॉमन सेंस भी नहीं है, कंप्यूटर में फीलिंग भी नहीं है, तो हाई आईक्यू ही होगा। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। एक्सेप्ट पूछा था भाई, ये सारी लिमिटेशन में से कौन सी लिमिटेशन कंप्यूटर की नहीं है? डिसीजन मेकिंग तो नहीं ले सकता, सोच ही नहीं है, समझ ही नहीं है, कॉमन सेंस भी नहीं है। भैया पर अब जो टेक्नोलॉजी आ गई उसमें सब कुछ कर सकता है ये पीसी। अच्छा जी, चलो तो अच्छी बात है। तो क्या कहोगे? हाई आई क्यू, कंप्यूटर्स आर यूज टू डू रिस्की एंड डेंजरस वर्क एंड वेयर शार्प एक्चुअली इज नीडेड, बट इट डज नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। कंप्यूटर हैव सम लिमिटेशंस एज आर। कंप्यूटर की जो लिमिटेशंस होती है वो क्या क्या होती हैं? एक होती है आपकी लैक ऑफ फीलिंग, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ कॉमन सेंस। ओके, fill in the blanks, that is not a subfield of accounting। ये आपको पता, Bookkeeping. हमने पढ़ा था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का हमने डिफरेंस भी पढ़ा था। बुक कीपिंग इज नॉट अ सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग। जनरल प्रॉपर होता क्या, पहले मुझे ये बताओ, जनरल प्रॉपर क्या होता है? भैया मैं बताऊं भैया। यस प्लीज। भैया जब हम सब्सिडरी बुक्स बनाते तो उसमें कोई कोई एंट्री होती है जो उनके अंदर एंटर नहीं हो सकती, तो उसको फिर हम जनरल प्रॉपर में डालते हैं। वेरी गुड। जब हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, लाइक आपकी कैश बुक होगी, फिर परचेज बुक हो गया, देन परचेज रिटर्न बुक हो गई आपकी, देन सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न। तो जो एंट्री ना कैश बुक में जाएगी, ना परचेज बुक में जाती है, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल्स रिटर्न, जो एंट्री किसी भी बुक में नहीं जाती है उसको हम जनरल प्रॉपर में शो करते हैं। लाइक आपने फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। अब ध्यान से देखना इस चीज को। फर्नीचर जो है आपका वो क्या है? फर्नीचर जो है आपका वो एक एसेट है, और परचेज बुक में सारी की सारी गुड्स परचेज आती है, और वो तो परचेज रिटर्न में भी गुड्स की रिटर्न दिखाते हैं हम। सेल्स में आपका सारी सेल्स ऑफ गुड्स आ जाता है, तो सेल्स रिटर्न में रिटर्न ऑफ गुड्स आ जाता है आपका। कैश बुक में कैश से रिगार्डेड सेल्स आती है। तो ये एंट्री कहीं भी नहीं जा सकती क्योंकि फिक्स एसेट्स की बात हो रही है। और इन सभी में ये जो बुक्स है इनमें गुड्स आपका जो स्टॉक होता है यानी गुड्स होता है उसकी परचेज दिखाते हैं। और इसमें इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैश परचेज आती है, चाहे एसेट्स की हो चाहे किसी की भी हो। अब ये बताओ फर्नीचर जो है किस नेचर में आता है? कैपिटल नेचर में आता है फर्नीचर परचेज, यानी कि फिक्स एसेट्स की परचेज, या रिवेन्यू नेचर में आता है? पहले मुझे ये बताओ। भैया भैया कैपिटल। कैपिटल।
कैपिटल, क्योंकि फिक्स एसेट मैंने अभी बताया था कैपिटल है। तो देखो जब इसका आप आंसर स्पेसिफाई करोगे तो किस तरह से दोगे, इसमें आंसर में क्या कहा उसने, डिफरेंट नेचर मीन्स जर्नल प्रॉपर इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सिंपल जर्नल इन विच मिस्टीनियस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच डू नॉट फिट इन एनी अदर बुक्स आर रिकॉर्डेड। जो ट्रांजेक्शन कहीं भी नहीं जाती है वो यहाँ पर है, जो ट्रांजेक्शन कहीं भी नहीं रिकॉर्ड होगी वो यहाँ पर आएगी। जैसे कि मान लो कि आपने मुझे क्या दिया, चेक दिया, और आपने मुझे चेक दिया कौन सी डेट को, 1 अप्रैल 2016 को, और मैंने वो चेक डिपॉजिट करवाया से आपका 3 मई 2016 को। तो कैश ट्रांजेक्शन तो 3 मई को हुई है ना, यानी कि मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसे गए हैं वो 3 मई को ट्रांसफर हुए हैं। टिल देन तो ये 1 अप्रैल की एंट्री होगी, पहले तो ये एंट्री क्या होगी ये देखते हैं। एंट्री क्या होगी, से मैंने चेक रिसीव किया था, रिसीव फ्रॉम राम, चेक रिसीव फ्रॉम राम, एंट्री इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे। जर्नल एंट्री का मतलब समझ लो कि जर्नल प्रॉपर में आप जा रहे हो। तो एंट्री क्या होगी आपकी, चेक इन एंड अकाउंट डेबिटेड, टू राम, कि मैंने राम से चेक रिसीव किया। उसके बाद 3 मई में जब इसको मैं बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगा तब ये जाके आपका कैश बुक में जाएगा। व्हाट अबाउट दिस ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाने का मतलब ये जर्नल प्रॉपर में शो किया, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किसी भी बुक से रिलेटेड नहीं है। परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, वो तो क्लियर है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल ऑन क्रेडिट, यहाँ तो गुड्स की कोई बात ही नहीं, तो वो बुक तो खत्म हो गई। अब बचती है कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शन हुई नहीं, अभी सिर्फ चेक ही मेरे हाथ में आया है। इसीलिए कैपिटल नेचर ही सिर्फ नहीं जाता है जनरल प्रॉपर में, डिफरेंट नेचर इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होती है वो भी जाती है। तो आप सिर्फ एक स्पेसिफिकली किसी एक को पॉइंट नहीं करोगे, वी विल से द डिफरेंट नेचर, जनरल प्रॉपर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन और डिफरेंट नेचर, पर कौन सी ट्रांजेक्शन जो किसी भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं जाती। ओके, मैच द फॉलोइंग ऑप्शन, फटाफट ट्राई करो। क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग ऑप्शंस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू। इनपुट डिवाइस क्या होता है आपका, कीबोर्ड माउस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है आपका, प्रिंटर और मॉनिटर। और सीपीयू क्या होता है आपका, कंट्रोल एंड मेमोरी यूनिट। देखो एक तो हिंट आपको यहाँ से मिल रहा था, एक चीज़ क्लियर था, आपको सीपीयू का पता है। सीपीयू क्या होता है हमारा, कंट्रोल एंड मेमोरी यूनिट। अब सी का ऑप्शन देखो किस किस का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट एक यहाँ है और सी का फर्स्ट एक यहाँ है। तो आउट ऑफ दिस टू वन विल बी करेक्ट। दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही खत्म हो गए, क्योंकि जो बिल्कुल श्योर था आपको वो ये क्लियर था आपको। अब ये कहता है जो इनपुट डिवाइस होता है आपका वो कीबोर्ड और माउस होता है, और ये कहता है आपका जो इनपुट डिवाइस होता है आपका वो क्या होता है, आपका प्रिंटर और मॉनिटर। अब प्रिंटर और मॉनिटर आर नॉट इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है आपका, प्रिंटर और मॉनिटर। देन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यस ऑप्शन है आपके पास, मीन्स द सेम एंड आर यूज इंटरचेंजेबली, नो बिल्कुल गलत है। डज नॉट मीन द सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजेबली, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। यस, क्या लगता है आपको, देखो फर्स्ट 4 फंक्शन जो होते हैं वो तो आपके यूज होते हैं आपके। अगर मैं फर्स्ट 4 फंक्शन की बात करूं तो फर्स्ट 4 फंक्शन जो होते हैं आपके वहां तक तो देखो आपका सेम रहता है, लेकिन बहुत फर्क है, इसका बहुत नैरो स्कोप होता है। इसमें आपकी कोई हाई स्किल्स नहीं चाहिए आपको, कॉमन सी एक चीज़ आपको सिखा दी गई, क्लैरिकल टाइप का रूटीन जॉब होता है, इसमें आपको डायनामिक स्किल्स चाहिए। तो फ्रॉम माई साइड स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। बाकी देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ आंसर आपका, या स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। वाई सो, because bookkeeping and accountancy does not mean the same and are not used interchangeably. At the same time, both these processes are inherently different and have their own set of advantage. Okay. 13 इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, पहले तो ये बताओ। भैया मैं बताऊं। यार चलो आप बताओ। भैया जो हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते लेकिन stand एसेट for the होते हैं। seeing and touch,
मशीनरी को तो आप टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, बीआर को भी टच और देख सकते हो, फर्नीचर, पर पेटेंट को नहीं कर सकते। तो सी इज द राइट आंसर। तो सी इज द भैया पेटेंट क्या होता है? पेटेंट। पेटेंट जो होता है जैसे किसी चीज़ का कॉपीराइट लिया है, और किसी चीज़ का आप कॉपीराइट लेते हो कि भाई ये मेरी कंपनी का नाम है, कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता, दैट इज़ पेटेंट। उसको हम पेटेंट कहते हैं। जैसे कि मान लो एडिडास की कंपनी है, एडिडास शूज़ बनाता है या जो भी इनके प्रोडक्ट होते हैं, एडिडास ने को पेटेंट ले रखा है, कोई दूसरा भी एडिडास का नाम यूज़ अपने प्रोडक्ट में नहीं कर सकता, दैट इज़ पेटेंट। वो जो राइट होता है ना वो पेटेंट। अब वो राइट थोड़ी ना दिखाई दे रहा है, तो पेपर से बस उसको मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, चैप्टर 4, अभी जैसे हमने रिवीजन में कंप्लीट किया है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या होता है एक्रूअल बेसिस? मुझे ऑप्शन से मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है कि आपकी कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। एक्रूअल बेसिस क्या होता है? यस भैया मैं बताऊं? हर्षित। भैया जिसमें सारे कैश, क्रेडिट और सारे सारे आपके वो लिखे होते हैं, मेंशन होते हैं, एक्रूअल बेसिस का हमारे क्रेडिट और डेबिटर्स। एक्रूअल का मतलब वंस द ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड वेदर यू हैव रिसीव्ड द कैश और नॉट, तो उसको आप ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करोगे। उसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस सारी चीज़ें आती है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। यस। एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी शो करते हैं। वो कहता है ओनली बी इज करेक्ट। नो, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, आंसर किस तरह से आप मेंशन करोगे, इसी तरह से आपको ये आंसर को मेंशन करना है। Accrual basis of accounting recognizes by outstanding and prepaid expenses and accrued income and income received in advance. Although the company has received no cash, the revenue is recorded at the time of company perform the service. जैसे ही ट्रांजेक्शन होगी उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। यस, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या समझाया था मैंने? ये चैप्टर 3 है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी जो हमने कन्वेंशन किए थे, भैया मैं बताऊं? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। यस, यस ऋतिक। भैया इसमें ये है कि अगर हम एक साल में एसएलएम मेथड लगा रहे हैं तो पूरे साल हम कंसिस्टेंटली वही लगाते रहेंगे जब तक हमारी फर्म चल पूरे रही है। साल नहीं, आपका कंसेप्ट ठीक है, पूरे साल ही। एक प्रैक्टिस के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो आगे आने वाले कमिंग ईयर्स में भी, एक साल में नहीं, आगे वाले सालों में भी हम उसी प्रैक्टिस के साथ आगे जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वन अडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। तो यही है, यही तो होता है। तो देखो मेन चीज़ क्या है, आप आंसर दे पा रहे हो, उसका रीज़न क्या है? कंसेप्ट पता है आपको। वंस यू आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट, कुछ भी आ जाए, चाहे एमसीक्यू आ जाए, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, आप टैकल कर लोगे। तो सबसे बड़ा जो फोकस आपको करना है वो अपने कंसेप्ट पर ही करना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड मे बी चेंज एज पर द मैनेजमेंट डिसीजन। नो, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वन अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी। मैंने कहा था चेंज हो सकता है, याद है कौन कौन से सर्कमस्टांसिस मैंने बताए थे? यस, एनीबडी? किस सर्कमस्टांसिस में हम इसको चेंज कर सकते हैं? यस ऋतिक। भैया अगर गवर्नमेंट बोलेगी करने के लिए तो। गवर्नमेंट बोलेगी, या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल जो आपकी कंडीशंस है अगर उससे इंप्रूवमेंट होती है, उससे फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसका, या लॉ, जो रूल्स होते हैं आपके अकाउंटिंग एक्ट जो होता है, अगर वो आपको उसका वो करता है, कहता है चेंज करने के लिए, तो भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो यू कैन सी दैट किस तरह से आपको आंसर देना है। Only A is correct. According to the convention of consistency, accounting policies and practices once adopted should be consistently followed. Accounting conventions are guidelines used to help companies determine how to record business transactions that have not been fully addressed. Okay. Then सर हमें एमसीक्यूज में एक्सप्लेनेशन भी मेंशन करनी नहीं, जरूरी है? नहीं है, पर आपको ये पूरा हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए रीजन, गिव रीजन, तो आपको इस तरह से रीजन देके आने हैं।
एमसीक्यू के साथ एक्सप्लेनेशंस अगर आपको कोई बताई जा रही है तो आपको सिर्फ एज ए कंसेप्ट उसको समझना है, वो ज़रूरी है कि आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई किया जा रहा है क्यों ऐसा होता है भाई। ठीक है, ABCD जो भी आपका आंसर है, ज़रूरी नहीं कल को आपसे ये भी एग्जाम में ये भी आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी होता क्या है। तो कंसेप्ट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, चाहे 1 मार्कर क्वेश्चन है, 4 मार्कर, 6 मार्कर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसेप्ट कि कंसेप्ट क्या है उस चीज़ का, आपको उस पर फोकस करना। वहाँ तो आपको अगर ऑप्शन तो 1 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ आपको ABCD ऑप्शन ही देना। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सा देखो जनरल तो ट्रांजेक्शन का एविडेंस नहीं है, लेजर भी नहीं होता, ये तो ट्रांजेक्शन के बाद सारी चीज़ें बनाई जाती है। एविडेंस का मतलब प्रूफ क्या है, प्रूफ है आपका वाउचर। वाउचर एक एविडेंस होता है जो मेरे हाथ में होता है, कितनी गुड्स मैंने परचेज किया, कितनी गुड्स मैंने सेल किया, उसमें सारा रिकॉर्ड होगा। तो वाउचर आपका जो होता है वो एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट है आपका अमाउंट पेड और पेबल। पहले मुझे डिफरेंस बताओ, ये भी मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 में जब बेसिक टर्म्स किया था, मैंने कहा था रिसिप्ट एंड रिसीवेबल, और एक वर्ड मैंने यूज किया था पेमेंट एंड पेबल। यस एनीबॉडी? यस हर्षित? भैया रिसीट मतलब कि हमारे पास रिसीप्ट है, हमें पैसे उसके भरने हैं। और रिसीवेबल मतलब होता है कि हमें रिसीट मतलब कि हमारे पास रिसीप्ट है, हमें पैसे आने हैं। रिसीवेबल होता है कि भैया नहीं कर, तो कंफ्यूज हो जाता है। कोई नहीं। हर्षित? ऋतिक? भैया पेड का मतलब तो होता है कि हमने भर दिए, और पेबल होता है कि हमारे जो एक्सपेंस है वो मतलब हो चुका है लेकिन हमने अभी भरा नहीं, आउटस्टैंडिंग है। यस, दोनों केसेस में आपका यही होता है। रिसीव का मतलब आप रिसीव कर चुके हो, रिसीवेबल का मतलब अभी रिसीव करना है, लाइक डेटर या BR, ये आपके रिसीवेबल है, अभी इनसे पैसा आना है। पेमेंट का मतलब, पेमेंट का मतलब आप पे कर चुके हो। पेबल का मतलब अभी मुझे पे करना है, लाइक बिल्स पेबल, क्रेडिटर। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड। आपने गुड्स को परचेज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूँ, पहले मुझे बताओ क्या ये रेगुलर नेचर का मेरा एक्सपेंस है या कभी कभार होने वाला एक्सपेंस है? सिर्फ जितना पूछा उतना आंसर दे। आप बिजनेस में गुड्स परचेज करते हो और रेगुलर बेसिस का है या फिर कभी कभार? गुड्स तो रेगुलर है भैया। रेगुलर है। गुड्स तो आप परचेज करते हो, वो रेगुलर नेचर का एक्सपेंस होता है। तो रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ये क्या होगा आपका? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यू कैन सी दैट revenue expenditure, amount paid or payable after against the purchase of good is revenue expenditure. Okay, let's move to the next question. Next question is question number 16. Dash method equalizes the burden on each year profit and loss account for depreciation and repair put together. मतलब कौन सा ऐसा मेथड है, ये आप कुछ स्पेसिफिकली आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ भी ऐसा कह लो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है डेप्रिसिएशन का। ऐसा कौन सा मेथड ऐसा होता है जो हर साल का जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है उसके बर्डन को इक्विलाइज करता है। देखो अगर आप एसएलएम के साथ जाओ तो आपने देखा होगा हर साल डेप्रिसिएशन आपका सेम ही रहता है, यही होता है ना, जो ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगा होगा हर साल वही लगा है। पहले तो मैं इस लाइन का आपको मतलब बताया। एक बात बताओ, मैंने एक मशीन खरीदी है 1 लाख, ये जो आपका कंसेप्ट है ये आप 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, इसको कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंसिव। खर्चा तो शो हो रहा है पर कैश में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसको बैलेंस करना चाहिए। और आपने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया था तो आपने देखा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेबिट वाली साइड होती है आपकी, उसको आप लिखते थे टू डेप्रिशिएशन। जिस डेप्रिशिएशन की वजह से आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कम होता था ना। जब P&L अकाउंट की डेबिट साइड में खर्चे दिखाते थे, उन खर्चों में से एक खर्चा होता था डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी। इसमें उसने क्या कहा आपको कि ऐसा कौन सा मेथड है
ऐसा कौन सा मेथड है जो इक्विलाइज करता है बर्डन ऑन ईच ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर पुट टुगेदर? फिर आप ऐसे समझो किसकी वजह से कम बर्डन आता है। अगर मैं जाऊंगा एसएलएम मेथड से तो हर साल मेरा डेप्रिसिएशन उतना ही रहेगा, लेकिन अगर मैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से जाऊंगा तो हर साल जो मेरा डेप्रिसिएशन है, जैसे कि पहले मेरी मशीन 1 लाख थी और डेप्रिसिएशन है 10%, तो इस पर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर पे कितना लगा होगा? 10,000। तो डेप्रिसिएशन लगा होगा आपका फर्स्ट 10,000, कितना? 10,000। फिर मेरी मशीन की वैल्यू होगी 90,000। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से जाऊंगा तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा मेरा? 9,000। कितना लगेगा? 9,000। बट अगर मैं एसएलएम मेथड से जाता हूँ तो फर्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 10,000। और नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन कितना रहेगा मेरा? 10,000। थर्ड ईयर भी डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 10,000। बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से क्या होगा? मेरा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 8,100 होगा। तो आप ये देखो कि बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपका हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो कम होता जाए। उसने यही कहा आपको, द डिमिनिशिंग मेथड इक्वलाइजेस द बर्डन ऑन ईच ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर पुट टुगेदर। तो कौन सा मेथड ऐसा होगा जो इस बर्डन को कम करता है? पी&एल अकाउंट में जो आपकी प्रॉफिट को कंपेयर टू द एसएलएम मेथड को थोड़ा मैनेज करता है। जैसे कि मान लो अगर मैं इसके साथ जाता था 3 साल में मेरा डेप्रिसिएशन लग जाता 30,000, तो 3 साल में मेरी प्रॉफिट वैल्यू कितनी कम हो जाती? 30,000। बट अगर मैं इस मैथ डिमिनिशिंग को देखूं तो 10 + 9 कितना हुआ? 19। 19 + 8,100, 19,000 और 8,100, 0 0 1 9 और 870। देखो पूरा 3,000 का फर्क आ रहा है। तो ये आपको कह रहा है बर्डन। बर्डन का मतलब किसकी वजह से प्रॉफिट पे बर्डन कम आता है? हम कहेंगे डिमिनिशिंग में। कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग। यू कैन सी दैट डिमिनिशिंग बैलेंस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस, एग्जांपल्स ऑफ एन एसेट इज। एसेट का एग्जांपल क्या है? लोन गिवन टू द कंपनी, नो, ये तो लायबिलिटी है। फैक्ट्री ओन्ड बाय द कंपनी, कैपिटल ऑफ द कंपनी, यस, एनीबॉडी? सर बी। बी, यस, यू आर राइट, बी इज द राइट आंसर। जो फैक्ट्री कंपनी ने खरीदी है वो एसेट का एक एग्जांपल। बिल्डिंग हो गया एसेट, ये सारी चीजें आपका ये जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, जो भी जिन भी चीजों से आप बिजनेस स्टार्ट करते हो वो आपका एक एसेट बन जाता है। व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग? कितने स्टेप बताए थे मैंने आपको? फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? भैया मैं बताऊं? यस। भाई आइडेंटिफिकेशन सातों बता दूं? वेट, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप, एनीबॉडी? नेक्स्ट स्टेप? मेजरिंग। मेजरिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। देन? एनालिसिस। ओ, क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। क्लासिफिकेशन के और बाद फिर एनालाइजिंग था। एंड देन लास्ट? यूजर्स। कम्युनिकेशन ऑफ अब इंफॉर्मेशन। देखो आपको कंसेप्ट क्लियर है, यू आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि लास्ट स्टेप क्या होता है? कम्युनिकेशन टू द ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज योर लास्ट स्टेप। समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्यों कितना इंपॉर्टेंट होता है? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। The device used for producing information as a hard copy. Hard copy मैंने कहा उसके जो parts होते हैं। The device used for producing information as a hard copy that is in a या printing सी form. प्रिंटर्स। क्या कहते हैं? प्रिंटर्स। सी। That is printer. That is printer. Okay. Question number 20. Sale of a good to Ram for cash is debited to. अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो राम को तो एंट्री क्या होगी? फॉर कैश। कैश अकाउंट डी पार्ट। कैश अकाउंट डेबिटेड। पूरी एंट्री क्या होगी? टू सेल्स। टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। ओके। अब आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये आपका,
What are the financial statement and what information is provided by them? इसमें मैं अभी आता हूँ, पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ ग्रोथ प्रॉफिट कितना है, जल्दी।